हेलो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ यानी दीपक पांचाल। आपका स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में हम साइंस की एक वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित बातें। जैसे कि आपको बाकी वीडियोज में पता आपको चल गया था कि हम क्या पढ़ रहे थे उस पॉइंट को। उसी पॉइंट का कुछ हिस्सा, उसी टॉपिक का कुछ हिस्सा हमारा अभी बाकी रह जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो में वो कंप्लीट हो जाए और उसको आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक बात, जो पीछे बातें हमें जैसे समझनी थी उसको समझनी। उसमें हमने पीछे एक बात समझी थी कि जब हम रेस्पिरेशन वाला काम करते हैं, आपको पता है जब रेस्पिरेशन किया जाता है, जब रेस्पिरेशन का काम शुरू होता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में आपको पता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एनर्जी बनाई जाती है। इसमें क्या बनाई जाती है? एनर्जी बनाई जाती है। एनर्जी बनाने के लिए दो तरीके का रेस्पिरेशन हो सकता है। रेस्पिरेशन दो तरीके का हो सकता है। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बेस पर, ऑक्सीजन के आधार पर रेस्पिरेशन को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। उनमें से एक था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक था आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन था इसको हम ऑक्सीश्वेशन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वेशन। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसको हम कहते हैं आपका अनऑक्सीश्वेशन। क्या कहते हैं? अनऑक्सीश्वेशन। जब रेस्पिरेशन का काम, यानी कि जब एनर्जी बनाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब आपका कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनर्जी बनाई जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें एनर्जी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी के लिए हमें रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की। और इसमें एनर्जी बनाने के लिए नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी कि नीचे वाले में हमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमने ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया था, हमारा ये वाला पॉइंट चल रहा था। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं एरोबिक में, जिसमें हम समझ रहे थे, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन था, यानी कि जो ऑक्सीश्वेशन है, वो दो हिस्सों में कंप्लीट होता है। किस में होता है? दो हिस्सों में कंप्लीट होता है। एक हिस्सा आपका कहलाता है बाह्य श्वसन, एक कहलाता है बाह्य श्वसन, और एक कहलाता है आपका अंतःश्वसन। एक कहलाता है हमारा अंतःश्वसन। ठीक, इस बाह्य श्वसन वाले हिस्से में क्या होता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो ऑक्सीजन था, मतलब इसमें हम क्या समझते हैं? इसमें हम समझते हैं संवहन समझते हैं। क्या समझते हैं? संवहन समझते हैं। किसका? गैसों का संवहन समझते हैं। क्या समझते हैं? गैसों का संवहन। अब गैस हो गई हमारी जो सेल थी, जब ये सारी गैसेज सेल के पास पहुंच गई, क्योंकि सेल के पास ही जाकर सारा काम होता है एनर्जी बनाने का। जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है वो किसके पास होता है? जाकर सेल के पास होता है। अब सेल के पास एनर्जी पहुंच गई, सेल के पास ग्लूकोज पहुंच गया, सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गया। अब हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे जानने की, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे लेवल से, बहुत अच्छे तरीके से, कि जब कोई भी ग्लूकोज, यानी कि जो फूड गया, जो न्यूट्रिशन सेल के पास गया था, जिससे ऊर्जा हमें निकालनी थी, जिससे हमें एनर्जी बनानी थी, वो, और जो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू लंग से होकर गए हैं, वो ऑक्सीजन लेकर गए हैं, वो वाले पार्ट मिलकर किस तरीके से एनर्जी में बदलते हैं, किस तरीके से एनर्जी बनाते हैं, आज की वीडियो में कोशिश यही की जाएगी कि हम इस बात को समझें। बस पहले इससे एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो ब्लड होता है, जो खून होता है, जो यानी कि जो ब्लड होता है, जिसे हम समझ रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है, जो सर्कुलेटिंग मटेरियल होता है, जो सर्कुलेट करता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं होती। यानी कि एक जरा सी बात, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में ब्लड के बारे में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा
कि ब्लड में क्या चीज़ें होती है, किससे क्या बनता है, किससे क्या नहीं बनता। बस मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसके लिए। इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस तरीके से ब्लड काम करता है, ब्लड में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ समझ। ब्लड को दो हिस्सों में समझ सकते हैं हम, ब्लड को दो हिस्सों में समझ सकते हैं। एक हिस्सा आपका कहलाएगा इसमें प्लाज्मा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा हो जाएगा। दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रक्त वाहिनियां। एक इसमें तो हो जाएगा प्लाज्मा और एक हो जाएगी ब्लड कार्पल्स। एक क्या हो जाएगी, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स, यानी कि इस हिस्से में हो जाएगी आपकी, इस हिस्से में कौन कौन सी चीजें हो जाएगी, इस हिस्से में आपकी WBC आती है, इस हिस्से में आपकी RBCs आती है, इसी हिस्से में आपकी प्लेटलेट्स आती है, इसी हिस्से में आपकी कौन सी आती है, इसी हिस्से में वो वाली चीज आती है, प्लेटलेट्स आती है, प्लेटलेट्स भी इसी हिस्से में आती है। ये तीनों चीजें इसी पार्ट में आती है, ब्लड कार्पल्स। अब प्लाज्मा में कौन सी आती है, प्लाज्मा की बात समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो पूरे ब्लड का, जितना ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है उस पूरे ब्लड का 55% वॉल्यूम, जितना ब्लड का है उसका टोटल वॉल्यूम, यानी कि आधे से ज़्यादा वॉल्यूम में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। बाकी जो 45% बचता है ब्लड, जो 45% ब्लड बचता है, उस 45% वॉल्यूम के अंदर सिर्फ ये ब्लड कार्पल्स यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। बॉडी के अंदर 55% में तो ये हो गया, और बाकी जो 45% बचता है वो 45% में ये तीनों चीजें डिवाइड होती है। यहां तक आई होप सो आपको बातें समझ में। देखो अब आगे समझते हैं बात को, इतनी बात हो गई। अब इसी में ही जो ये WBC, जो ये RBC है, इस RBC के पास, जो RBC है, इस RBC के पास ही क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। इसके पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इसी के पास होता है, हेमोग्लोबिन, GLOBIN, हेमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं HB, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HB। इस हेमोग्लोबिन के अगर मैं कलर की बात करता हूं, इसका रंग कैसा होगा, इसका कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे इसका कलर होता है जी बैंगनी। इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। लेकिन हमें पता है RBC का कलर कैसा होता है, रेड होता है, RBC की वजह से रेड होता है। तो फिर किस वजह से ऐसा होता है, तो इस वजह से होता है कि जब ये HB यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब इसका कलर लाल हो जाता है, यानी कि ये रेड कलर का हो जाता है। और यही कारण है कि RBC का कलर भी रेड बन जाता है, RBC का कलर भी रेड बन जाता है। हम आज तक यही बात समझ रहे हैं कि RBC जो होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका कलर लाल का होता है। किस वजह से होता है, तो आज आपको ये बात पता चल गई होगी। RBC जो होती है वो हेमोग्लोबिन को कंटेन करके रखती है, और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये हेमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ऑक्सीजन के साथ मिलने की वजह से हेमोग्लोबिन का कलर, हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो RBC जो हो जाती है वो रेड कलर की दिखाई देने लगती है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अलग अलग जो जो लेवल, जो एज का जो लेवल है अलग अलग तरीके का, उन सभी में हेमोग्लोबिन का लेवल भी अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं नवजात शिशु की, किसकी बात करते हैं, नवजात शिशु की बात करते हैं। नवजात शिशु के अंदर 16 ± 2 ग्राम पर ml, मतलब कि अगर नवजात शिशु का हम ब्लड लेते हैं, मान के चलो हमने उनका कितना ले लिया, 100 ml ब्लड ले लिया, 100 ml ब्लड देखा, उस 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम हेमोग्लोबिन हो सकता है, तो उनके अंदर जो है 16 से या तो 2 ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो HB की रेंज होगी, जो HB की रेंज होगी, जो मात्रा होगी नवजात शिशु के अंदर हेमोग्लोबिन की, वो कितने तक, 14 से 18 के बीच में होगी। कितनी होगी, 14 से 18 के बीच में। और 14 से 18 के बीच में होने की वजह से नवजात शिशु का जो हेमोग्लोबिन है वो इस रेंज में आ जाता है। अगर हम बात करें पुरुषों की, कौन से पुरुषों की, यानी कि एक हम हेल्थी पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये होता है 15 ± 2
ग्राम पर ml। इसी तरीके से जैसे नवजात शिशु का मैंने बताया कि अगर 100 ml हम ब्लड को एक बीकर में कंटेन कर लेते हैं, बीकर में ले लेते हैं और उसमें ये मेजर करें कि कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होगा, तो हमें पता चलता है कि 15 से 2 ज़्यादा या फिर कम। हम ये मानकर चलते हैं कि गुड रेंज होती है ये कि अगर किसी भी जो मैन है, कोई एक हेल्थी पर्सन है, उसके अंदर HB की जो रेंज होगी, हेमोग्लोबिन की जो रेंज होगी, वो रेंज कितनी होनी चाहिए? वो रेंज 13 से 17 के बीच में होनी चाहिए, 13 to 17 के बीच में होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में जो ये रेंज होती है, ये होती है 14 से 2 प्लस या माइनस। कितनी होती है? 14 से 2 प्लस या माइनस ग्राम पर लीटर। कितनी हो जाएगी? ग्राम पर ml। यहाँ तक तो बात मेरे हिसाब से आपको आराम से समझ में आ रही होगी। ये HB का केस हो गया। एक यहाँ से आप बात से देखो, मैंने 3-4 बातें बताई है आपको इसमें, और इन 3-4 बातों में जितनी भी बातें बताई है ये एग्जाम्स में पूछी जा गई है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि एक नवजात शिशु के अंदर जो हेमोग्लोबिन की रेंज होती है, जो HB की रेंज होती है, वो क्या हो सकती है? तो वो 16 से 2 ज़्यादा या कम, मतलब इस रेंज में हो सकती है। पुरुषों में इस रेंज में हो सकती है और महिलाओं में इस रेंज में हो सकती है। हेमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? तो हेमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है लाल। इसका कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। अब बात आती है, इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं कि जो ये हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर होता है, हमें पता है। ब्लड के अंदर होने के साथ साथ कौन सी गैस के साथ अच्छे तरीके से रिएक्शन करता है, मतलब कौन सी गैस के साथ इसकी जो क्रियाशीलता है वो अच्छी है। क्रियाशीलता कर्म, किस गैस के साथ क्रियाशीलता कर्म है? बस 3 गैसों में हमें देखना है। कौन कौन सी गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन तीनों का क्या सीक्वेंस है? तो सबसे ज्यादा अच्छी क्रियाशीलता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसके बाद है ऑक्सीजन के साथ। यहां से एक बात आपको समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? आप लोगों ने सुना होगा बात, ये कई बार आप लोगों को पता भी होगा और ये बात आपने पढ़ी भी होगी कि हमें घरों के अंदर सर्दियों में, या क्या कारण है कि घरों के बंद कमरे के अंदर सर्दियों में हमें लकड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए, उससे जान जा सकती है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि जो ब्लड के अंदर HB होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जितनी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर है उन सभी को खींच लेगा, और जब किसी भी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन नहीं होगी वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? बिल्कुल खराब हो जाएगा। उस ऑर्गन का कोई काम नहीं होगा और फाइनली हमारी हो जाएगी डेथ। तो इस बात को आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक ये बात आपको आराम से क्लियर हो रही होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसमें, ये तो हेमोग्लोबिन की क्रियाशीलता हो गई। अगर हम ये कहें कि 100 ml रुधिर है, 100 ml क्या है? ब्लड है। 100 ml ब्लड ले लिया हमने। अब इस 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर कितना जो शुद्ध रुधिर है, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन होता है, मतलब ये कितना ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है? तो आपका आंसर होगा 20 ml। कितना? 20 ml। ध्यान से समझना ये बात। 100 ml प्योर रुधिर जो प्योर रुधिर होगा वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है? तो आपका आंसर होगा 20 ml। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम HB। 1 ग्राम HB, यहाँ रुधिर था। रुधिर का मतलब क्या है? रुधिर में आपका HB प्लस ऑक्सीजन, दोनों की बात की जा रही है। रुधिर में HB प्लस ऑक्सीजन, यहाँ मैं सिर्फ HB देख रहा हूँ, यानी कि हेमोग्लोबिन देख रहा हूँ। अब अगर देखिए कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करके चलती है, कितने ऑक्सीजन को कैरी करती है? तो आपका आंसर होगा 1.3 ग्राम। कितना ग्राम? 1.3 ml, सॉरी ml होगा, ग्राम नहीं होगा।
कितना ml, 1.3 ml। अब बात समझ में आ गई। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके लिए बहुत इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें। समझ गए? चलिए एक छोटी सी बात मैं और बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो बात क्लियर है आपको? ये वाली बात खत्म हो जाती। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ऑक्सीश्वेशन होता है, जो ऑक्सीश्वेशन होता है वो दो में होता है, दो हिस्सों में हमने समझने की कोशिश की थी। एक था आपका बाह्य श्वेशन और एक था हमारा अंतःश्वेशन। अब हमारा पॉइंट आ जाता है अंतःश्वेशन का। अब हम क्या समझेंगे इसके बाद? हम समझेंगे अंतःश्वेशन। तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अंतःश्वेशन क्या होता है। तो अंतःश्वेशन जो ऑक्सीश्वेशन का वह वाला हिस्सा होता है या वह वाला भाग होता है जिसके अंदर ऊर्जा बनाई जाती है। यानी कि ऑक्सीश्वेशन में अगर ये कहा जाए कि ऊर्जा बनाने का काम कौन से हिस्से में होता है, तो अंतःश्वेशन में होता है। अंतःश्वेशन की सारी क्रियाएं, अंतःश्वेशन की सारी क्रियाएं सेल के अंदर होती है। ये बात छोटी छोटी सी बातें लिख रहा हूं मैं, आपको नोट कर लेनी है कि अंतःश्वेशन जो होगा इसकी सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी इसमें केमिकल प्रोसेस हो गई, जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा कहाँ पर होगा? कोशिका के अंदर होता है। कहाँ होता है? कोशिका के, या आप लिख लो जैव कोशिका के अंदर होता है। जो हमारी कोशिका होगी, अगर हम ये कहें कि हमारी कोशिका में जो एनर्जी बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो वो भी अंदर बनेगी कोशिका के। तो जैव कोशिका के अंदर होता है। समझ गए? अच्छा, जब ये जैव कोशिका के अंदर होता है तो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कोशिका के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं। इन कोशिकांग में से कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसके पास ये काम होता है, या कोई पर्टिकुलर जगह ऐसी होगी जहां पर ये काम होगा? कोई एक जगह होगी जो ऊर्जा बनाती होगी। उस जगह को क्या कहते हैं? उस हिस्से को क्या कहते हैं, या उस सेल ऑर्गेनल को क्या कहा जाता है? तो वो सेल ऑर्गेनल जहां पर ये वाला काम होता है, जहां पर ऊर्जा बनाई जाती है, जहां पर ये काम होता है कोशिका के, उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? इंग्लिश में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी जगह होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है। किस में होता है? क्रिस्टी में होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिस्टी में होता है तो इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होने वाले प्रोसेस को, होने वाले प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्रेब्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ बन सकता है, कई बार पूछा गया है। रेलवे में ये बात कई बार आई है कि क्रेब्स प्रोसेस क्या है, क्रेब्स चक्र क्या है। तो क्रेब्स चक्र वो वाला चक्र है जिसमें जैव कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनाई जाती है। वो वाला प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव कोशिकाओं में ऊर्जा बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है। बात समझ गए? यानी कि क्रेब्स चक्र वो वाला चक्र है, किसके अंदर होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी एक हिस्सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रिस्टी भाग होता है, उसके अंदर ये वाला प्रोसेस होगा, क्रेब्स चक्र होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। इस साइक्लिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनाई जाएगी। तो कैसे ऊर्जा बनाई जाती है? जब हम कोई भी खाना लेते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो अगर मान लिया कि हमने कोई जो खाना लिया वो ग्लूकोज में बदल गया, ये ग्लूकोज जो है ये पहले बदलता है किसमें? पैरविक एसिड में, पैरविक एसिड में, पैरविक अम्ल में बदलता है। किस में बदलता है? पैरविक अम्ल में बदलता है। ये पैरविक अम्ल आगे चलकर, ये पैरविक अम्ल आगे चलकर बदल जाता है ऊर्जा में। क्या बदल जाता है? ऊर्जा में। जैसे कि मैंने बताया यहाँ वाला जो प्रोसेस है,
मतलब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज बदल रहा था पायरुविक में, तो ये कहलाएगी ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाएगी? इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान से समझो, व्हेन ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं मेरे भाई। जब पायरुविक एसिड ऊर्जा में बदलता है, जब पायरुविक एसिड ऊर्जा में बदलता है तो इस वाले प्रोसेस को क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। ये ग्लाइकोलाइसिस सेल, यहां से यहां तक सेल के अंदर ही हो रहा है काम। ये काम ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम सेल के अंदर हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस सेल के दूसरे हिस्से में होता है और क्रेब्स चक्र जो होता है सेल के दूसरे हिस्से में होता है। इसका तो मैंने बता दिया कहां पर होता है। अभी जैसे मैंने लिखा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? तो आपका आंसर होगा ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म। हिंदी में बताता हूं, इसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ये दोनों बात मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं डियर स्टूडेंट, और आपको इन्हें नोट कर लेना चाहिए। बातों को ध्यान से समझते रहें और नोट करते रहें। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको धीरे धीरे काम आएंगे। आज शायद आपको लगे कि ये नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपके काम जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ तक डन हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना समझने में? आई होप सो नहीं होगी। इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसको यहीं रोक देते हैं। इसके आगे की बात आगे वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उसको मिल सके। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और वैल्यूएबल जो कमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है। धन्यवाद।